नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी की खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुसाइड की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर महिला पुरुष ने खुद को आग लगा ली। दोनों ने गेट नंबर डी से अंदर घुसने की कोशिश की थी। घटना के बाद दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके से पुलिस ने एक बोतल बरामद किया है और जांच भी जारी है। तो राजधानी दिल्ली में यह तस्वीर सामने आई है। सुसाइड किया है, एक पति और पत्नी ने अटेम्प्ट किया है सुसाइड, खुद को आग लगा ली। फिलहाल दोनों को ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों ने गेट नंबर डी के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आखिर ये सुसाइड क्यों किया गया, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब दोनों ने खुद को आग के हवाले किया और अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां 15 अगस्त को ध्वजारोहण के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट के अस्पताल में हर्ष फायरिंग हुई है। डॉक्टर बीपी त्यागी के अस्पताल में हर्ष फायरिंग हुई है। ध्वजारोहण के दौरान उनकी दो नली बंदूक से फायरिंग हुई है। थाना कविनगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो हॉस्पिटल में इस तरीके से आप देखिए तस्वीर सामने आई है, हर्ष फायरिंग हुई है। क्या ये शोभा देता है? क्या ऐसी हरकतें शोभा देती हैं? स्वतंत्रता दिवस तो है, जश्न का माहौल है, हर कोई जश्न मना रहा है, ये समझा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की हरकत को कैसे बर्दाश्त किया जाए, वो भी अस्पताल में। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें झंडा फहराते समय एक व्यक्ति फायरिंग कर रहा है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम भारती, जिस तरीके से हर्ष फायरिंग किया जा रहा है अस्पताल में, वो भी तमाम सवाल उठते हैं। जश्न का माहौल था, हर कोई ये समझ रहा है, हर कोई आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन क्या इस तरीके से मनाना सही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले में? यादराम भारती, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये गाजियाबाद के कविनगर इलाके की घटना है, जहां पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था और तभी यहाँ पर हर्ष फायरिंग की गई। जो हर्ष फायरिंग है वो बीपी त्यागी है, मशहूर ईएनटी है गाजियाबाद के। उनकी मौजूदगी में हूँ जिस समय झंडा फहराने का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और उन्होंने पूरे मामले पर जांच करा दी है और पूरी जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन सभी के खिलाफ पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। जी, ये सारी चीजें तो ठीक है यादराम भारती, लेकिन सवाल ये है कि क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ उनका कहना है? वहां के सीएमओ का क्या कुछ कहना है? तो यादराम भारती से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया यादराम भारती इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां आरएसएस और सरकार की बड़ी समन्वय बैठक है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री उपेंद्र तिवारी और मंत्री अनिल राजभर बैठक में पहुंचे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं सीएम योगी। यूपी सरकार के ज्यादातर मंत्री संघ की बैठक में बुलाए गए। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। तो यूपी सरकार के ज्यादातर मंत्री संघ की बैठक में बुलाए गए हैं। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आरएसएस और सरकार की बड़ी समन्वय बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, दोनों ही डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के इस बैठक में मौजूद। मंत्री उपेंद्र
भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई मायनों में ये बैठक खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है और हर मीटिंग को 2022 से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी को गंवाना नहीं चाहती है। आरएसएस और सरकार की बड़ी समन्वय बैठक, देखना होगा कि आरएसएस की तरफ से क्या कुछ बातें पार्टी को कही जाती हैं और साथ ही पार्टी और आरएसएस के बीच में किस तरह की बात होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई मायने में खास है, जैसा कि कहा जा रहा है। इसमें बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे, बड़े बड़े लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों ही डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस बैठक में शामिल रहेंगे। आरएसएस और सरकार की इस बैठक को बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस बैठक के कई सारे मायने हैं। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यूपी कैबिनेट की आज बैठक है। शाम 7 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। 5 कालिदास मार्ग पर बैठक का आयोजन होगा। जल निगम विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। नगर विकास के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो शाम 7 बजे यह बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की और 5 कालिदास मार्ग पर बैठक का आयोजन होगा। जल निगम विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में होंगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में। तो 7 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक को उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। 5 कालिदास मार्ग पर भी बैठक का आयोजन होगा। जल निगम विभाग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैसला जरूर हो सकता है। नगर विकास के महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होंगे। यूपी कैबिनेट की आज बैठक है। लगभग 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। तो वही जल निगम को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। जल निगम विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। अब वो फैसला क्या होगा ये बैठक के बाद पता चल पाएगा, जो कि 7 बजे होनी है यूपी कैबिनेट की बैठक। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई सारे ऐसे अटके हुए प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो जल निगम विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक शाम 7 बजे होगी और इस 7 बजे की इस बैठक में कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जल निगम विभाग के संबंध में भी कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले की तरह काम कर रहे कृष्ण गोपाल कुर्सी रोड पर दोनों डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संघ ने उनकी जगह अरुण कुमार को दिया था। कृष्ण गोपाल को विद्या भारती का दायित्व सौंपा गया था। तो उत्तर प्रदेश में पहले की तरह काम कर रहे कृष्ण गोपाल कुर्सी रोड पर दोनों डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कृष्ण गोपाल को विद्या भारती का दायित्व सौंपा गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कृष्ण गोपाल को, और ऐसे में इस जिम्मेदारी को कैसे वो निभाएंगे, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो संघ और सरकार के बीच में समन्वय बैठक चल रही है, जहां कृष्णगोपाल मौजूद हैं। और साथ ही साथ में अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री यहाँ पर हैं। हालांकि अगर हम देखें तो नीलकंठ तिवारी अभी थोड़ी देर पहले, जो करीब 2.5 घंटे से इस बैठक में शामिल थे, वो यहाँ से निकले और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है। संघ और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, खासतौर पर 2022 को लेकर क्या रणनीति होगी और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन बहुत सारे विषयों पर ये बैठक चल रही है। ये राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर बाहर है और करीब इंटीरियर एरिया है, जहां पर संघ ने ये समन्वय बैठक रखी है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर चल रही है और उस बैठक में कहीं ना कहीं उन चीजों पर विचार हो रहा है कि मंत्रियों ने आखिर अपने विभागों में क्या किया है, अपने विभाग का कितना काम उनसे हो चुका है, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उन पर अब तक की क्या स्थिति है और अब तक आगे काम क्या बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब इसके पहले संघ की बैठक हुई थी और जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में थे, उस दौरान भी कहा गया था कि मंत्री जो भी काम पेंडिंग है, जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, उनको 15 दिन में पूरी किया जाए। तो उस पर अब तक की स्थिति क्या है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर यह बैठक यहाँ पर चल रही है। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, मीडिया को यहाँ पर जाने से रोका गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो आरएसएस के जो झंडे होते हैं, जो आरएसएस जहां पर कार्यक्रम होता है वहां पर इस तरीके के ध्वज लगाए जाते हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर पहुंचना है। हालांकि वो इस समय सर्वदलीय बैठक में थे और वहां से निकले हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये बैठक ऐसी जगह रखी गई है जहां पर मीडिया ना आए और कहीं ना कहीं उन चीजों पर लगातार विचार करने की कोशिश है जिन पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू है। तो कहीं ना कहीं उन सारे विषयों को लेकर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी, रणनीति बनाने की कोशिश होगी। संघ क्या चीजें चाहता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा एस के वाजपेयी कि आखिर किस तरीके से विपक्षी जो हैं वो संगठन को लेकर और पार्टी को लेकर तमाम बातें कह रहे थे कि सामंजस्य नहीं है और फिर लगातार एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तमाम बातें विपक्षी कह रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं इस मीटिंग को उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही बुलाया गया है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर मंत्री यहाँ मौजूद हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो 2.5 घंटे 3 घंटे इस बैठक में रहे, उनसे फीडबैक लिया गया, उनको दिशा निर्देश दिया गया। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन ये निश्चित है कि जब मंत्री 25 किलोमीटर राजधानी लखनऊ से बाहर आ रहे हैं और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संघ के सह प्रमुख से मिल रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से जा रहे हैं, तो निश्चित है कि 2 से 2.5 घंटे अगर बैठक हो रही है संघ के साथ में, तो निश्चित है उनकी क्या विषय है, क्या चीजें। ठीक है, इसके बाद में ये तो सरकार और आरएसएस की बैठक को लेकर बात हो गई। अब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैबिनेट की बैठक को लेकर जो 7 बजे होनी है, इसमें जल निगम विभाग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, क्या आशंकाएं हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और कैबिनेट बैठक उन्होंने बुला ली है, जो कि शाम 7 बजे होगी, जिसको लेकर सभी मंत्रियों को कह दिया गया। खास तौर पर जल निगम और उसके अलावा जो जल संस्थान है या नगर विकास विभाग है, उन विभागों के विशेष तौर पर कई प्रस्ताव हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जल निगम को लेकर, जल संस्थान को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे। हालांकि उस पर जल शक्ति मंत्री ने अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन अब इन सारे विषयों के बाद जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि जिन कंपनियों पर सवाल उठ रहे थे, संभवतः उन पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है या उस कंपनी को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहम मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही है। तो बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है प्रबुद्ध सम्मेलन को नाकाम करने की। बीजेपी सरकार को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए और बीजेपी यहां किसी और चीज में लगी है। जातिवाद सम्मेलन का आरोप गलत है, मायावती ने कहा। 12:15 पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, कई सारे मुद्दों को लेकर बोला है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन को फेल करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे अपना रही है। क्या कुछ कहा मायावती ने, आपको सुनाते हैं। विरोध किया है कि वे विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए
प्रदेश में जनहित के मुद्दों को व खासकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से ही 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र की सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए। इसके अलावा इस सरकार में जो कोरोना पीड़ित हैं और इनके साथ साथ वर्तमान में बाढ़ पीड़ितों की बड़े पैमाने पर हो रही अनदेखी आदि जैसे इन खास मुद्दों पर अपनी बात हमारी पार्टी के जो विधायक है, जो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हमारी पार्टी के विधायक अपनी बात पूरी तैयारी और दमदारी के साथ हाउस में जरूर रखें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब जल्द खुलेंगे पहली कक्षा से स्कूल। आपको बता दें कि 1 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी है। 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। टीम 9 की बैठक में सीएम ने स्कूल खोलने को कहा है। हालात का आकलन करने और तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज से ही 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। और आपको बता दें कि 1 सितंबर से फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे भी अब स्कूल जाएंगे। लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि 23 अगस्त के बाद से ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे। अभी 9 to 12 के लिए स्कूल खोल दिया गया है। खबर गाजियाबाद से, जहां सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के प्रयास का मामला सामने आया है। स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान पर एनएसए के तहत मामला दर्ज हुआ है। झूठी कहानी के आधार पर उम्मेद पहलवान पर मामला दर्ज हुआ है। फेसबुक लाइव में भाषण के जरिए सुनाई थी झूठी कहानी। तो झूठी कहानी सुनाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है उम्मेद पहलवान पर। फेसबुक लाइव में भाषण के जरिए झूठी कहानी सुनाई थी उम्मेद पहलवान ने। सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के प्रयास का मामला सामने आया है। अवगत कराना है कि थाना लोनी बॉर्डर में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में वाली जो घटना हुई थी, उसमें उम्मेद पहलवान के द्वारा फेसबुक लाइव करके धार्मिक भावनाएं भड़काई गई थी एवं भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा उम्मेद पहलवान को रासुका में नियुक्त किया गया था। तो ऑनरेबल एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ के द्वारा रासुका को अप्रूवल दिया गया है। अब इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा इसमें की जा रही है और आगे जो भी जानकारी होगी दी जाती है। अवगत कराना